बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है कहना मुश्किल है। पहले चरण के नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन बिना सहमति के अनौपचारिक रूप से गठबंधन की पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया। आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों सहित महागठबंधन के घटक दलों ने अपने कई प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह यानी अपना सिंबल बांटना शुरू कर दिया और कुछ उम्मीदवारों ने तो नामांकन भी फाइल कर दिए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई, लेकिन महागठबंधन के बीच जारी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 243 सीटों में किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किन सीटों पर आरजेडी, किन सीटों पर वाम दल और किन सीटों पर मुकेश सहनी। हालांकि मुकेश सहनी को 15 सीटें दी गई हैं, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या सच में उन सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी ही अपने उम्मीदवार खड़ी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी लगातार बने हुए हैं, कई जगहों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश बन गई है। लालगंज, बछवाड़ा ऐसे कई सीट हैं जहां पर दोनों तरफ से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। कोई नाराज, सब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन अपना काम करे, इंडिया गठबंधन अपना काम कर रहा है, आराम से चुनाव स्मूथली लड़ा जाएगा और हम उम्मीद है कि बिहार की जनता देश हित के अंदर, देश हित में, और फिर कहूँगा देश हित में इंडिया गठबंधन को जिताना जरूरी है। वहीं बछवाड़ा सीट से जानकारी, इस सीट पर सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना दावा जाहिर किया और दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने सिंबल ले लिए हैं और नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सीपीआई के अवधेश कुमार राय पिछली बार भी इसी सीट पर मामूली अंतर से हारे थे और कांग्रेस अपने उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीब दास को उतारना चाहती है। स्थिति तब सामने आई है जब महागठबंधन ने औपचारिक रूप से सीट बंटवारे का फॉर्मूला जारी नहीं किया, जबकि पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन था। सूत्रों के मुताबिक ये सीट सीपीआई को मिली, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कुछ लोग इसे फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, यानी महागठबंधन में उम्मीदवार उतारने की बात तो छोड़िए, अभी तक सीट शेयरिंग की भी घोषणा नहीं हो पाई है। सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले ही पार्टी सिंबल देने का काम शुरू कर चुकी है। आरजेडी ने अब तक 46 उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल दे दिया, जबकि कांग्रेस ने 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की है। सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी की। वहीं सीपीआई ने 6 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया है। सभी पीछे ठीक हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे नामांकन बिना फ्रेंडली फाइट, बिना बागी हुए सभी चीज समय रहते ठीक हो गई। इसी बीच मुकेश सहनी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे उनकी मंशा क्या है ये अभी साफ तो नहीं है, लेकिन अंदर खाने खबर जरूर है कि उन्होंने जिन 15 सीटों की डिमांड की उस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के चल रहे गतिरोध के बीच पहले ये खबर आई कि वो दरभंगा जिले की गौड़ा बौराम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधे चुनावी मैदान में उतरने से इनकार किया। सैनी ने स्पष्ट किया है कि अब उनका मुख्य ध्यान अपनी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशियों के लिए पूरे राज्य में जोर शोर से प्रचार करने पर रहेगा। गौड़ा बौराम सीट से अब वीआईपी ने संतोष सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सहनी जिस तरीके से डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे और उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, 30 सीटों की मांग कर रहे थे, वह मांग भी खारिज हो गई, 15 सीटों पर लाकर समेट दिया गया। गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार होने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने अपने भाई को वहां से नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया। तो इससे साफ हो गया है कि अभी भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी तय नहीं है। चुनाव प्रचार तो दूर की बात, उम्मीदवारों के लिए किस सीट पर कौन प्रबल दावेदार है यह भी अभी तक महागठबंधन तय नहीं कर पाया है। लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पर यही आपका उमेश सहनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बन के पट्टा में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से मुकेश सहनी को राज्यसभा सीट की पेशकश हुई ताकि सीट बंटवारे को लेकर के जारी विवाद को शांत किया जाए। सहनी ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्हें राज्यसभा नहीं चाहिए, उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। महागठबंधन में नेताओं के स्टेटमेंट और असहमति ने कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर के कहा कि अगर 60 से कम सीटें मिली तो वो अलग रास्ता देख सकते हैं। वाम दलों ने भी क्लियर किया है कि वो अपनी मजबूत सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। इस उथल पुथल का असर बिहार के मतदाताओं पर भी पड़ा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब महागठबंधन खुद में एकजुट नहीं तो वो बिहार को क्या दिशा देगा, जबकि महागठबंधन की अंदरूनी उठापटक ने उनकी राह को मुश्किल बना दिया। क्या महागठबंधन आखिरी मौके पर एकजुट हो पाएगा या एनडीए इस बार फिर से बाजी मार लेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है बिहार में। देखिए, बिहार चुनाव का जो बिगुल है वो औपचारिक रूप से अब बच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। नामांकन के आखिरी दिन हुई ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि गठबंधन की अटूट एकता का संदेश थी। एक तरफ महागठबंधन इंडिया में सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शाह ने छपरा में अपनी पहली जनसभा से सुशासन बनाम जंगल राज का नैरेटिव सेट किया। क्या है एनडीए का मास्टर स्ट्रोक और उनकी चुनावी रणनीति, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मिले। ये मुलाकात उस समय हुई जब एनडीए में सीटों का बंटवारा सफलतापूर्वक हो गया है। ये बैठक महज गठबंधन की रणनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य गठबंधन की अटूट एकता का संदेश देना था। एनडीए नेतृत्व ये साफ करना चाहता था कि सीटों के समझौते के बाद अब सभी दल एक ही मंच पर हैं। दोनों नेताओं के बीच आगामी चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय करने और पहले चरण के मतदान के लिए जमीनी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे अभियान को तुरंत गति दी जा सके। अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करते हुए अमित शाह ने छपरा के तरैया में पहली जनसभा को संबोधित किया। उनका पूरा फोकस महागठबंधन के जंगल राज को याद दिलाने पर रहा। शाह ने सीधे सीधे लालू यादव और उनके शासनकाल को निशाना बनाया और दावा किया कि बिहार ने 20 सालों तक भ्रष्टाचार और अपराध का दौर देखा। 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई। गृह मंत्री ने एनडीए को विकास और सुशासन का प्रतीक बताते हुए मतदाताओं से अपील की कि वो बिहार की 20 साल पुरानी तरक्की को पलटने न दें। शाह ने इस रैली से साफ कर दिया कि एनडीए इस चुनाव को आगे बढ़ने वाले बिहार बनाम पीछे खींचने वाले बिहार के रूप में पेश करेगा। विकास चाहते हैं या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती। छपरा की रैली में अमित शाह की सभा से साफ हो गया कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर 2/3 बहुमत के लक्ष्य पर केंद्रित है। शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मेहनत करने का जीत का मंत्र दिया और निर्देश दिया कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएं। साथ ही एनडीए गठबंधन सिर्फ जीतना नहीं चाहता, बल्कि राज्य में एक मजबूत और स्थायी सरकार बनाना चाहता है। जहां एनडीए का शीर्ष नेतृत्व खुले मन से एकजुटता दिखा रहा है, वहीं महागठबंधन की स्थिति बिल्कुल विपरीत है।
पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन होने के बावजूद महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने अपने उम्मीदवारों को अलग अलग सिंबल बांटे, जिसके कारण बछवाड़ा जैसी कई सीटों पर घटक दल आपस में भिड़ गए। एनडीए के नेताओं ने इस स्थिति को भुनाते हुए कहा कि जो गठबंधन चुनाव से पहले ही एकजुट नहीं हो सकता, वो बिहार को स्थिर सरकार कैसे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन था। ये दिन न सिर्फ राजनीतिक दिग्गजों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि ये बिहार की जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान है, उससे जुड़े हुए दो सबसे बड़े नाम के राजनीतिक पदार्पण का भी साक्षी बना है, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव। अब ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों ने ही नामांकन दाखिल कर चुनाव को ग्लैमर और जनजुड़ाव का एक नया आयाम दिया। भाजपा की उम्मीदवार और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता शूटर श्रेयसी सिंह ने जमुई से नामांकन दाखिल किया है। वहीं बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने दरभंगा के जाले सीट से अनोखे अंदाज में साइकिल पर सवार होकर के पर्चा भरा है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन फाइल किया। वो इस चुनाव की सबसे कम उम्र की प्रत्याशियों में से एक हैं और उनकी उम्मीदवारी ने मिथिला क्षेत्र की राजनीति में युवाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को केंद्र में ला दिया है। बीजेपी उन्हें युवा, महिला और उच्च जाति के मतदाताओं के बीच एक सेतु के रूप में पेश कर रही है। उनकी साफ सुथरी छवि उन्हें क्षेत्रीयता के साथ साथ सुशासन के नैरेटिव से जोड़ती है। उनकी लड़ाई आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा से होगी, जिनसे ये मुकाबला परंपरा बनाम बदलाव का रूप ले सकता है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से नामांकन फाइल किया। उनके रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो कि भोजपुरी स्टारडम की राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था। खेसारी की पहचान एक संघर्षशील जमीनी कलाकार की है, जो कि आरजेडी के सामाजिक न्याय के नैरेटिव में फिट बैठती है। छपरा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर उनकी उम्मीदवारी आरजेडी के वोट आधार को मजबूत करते, खासकर यादव और पिछड़े वर्ग के युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास है। उनका स्टारडम भीड़ को बूथ तक खींच लाने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर भले ही जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर नाराजगी दिखाई हो, लेकिन टिकट वितरण की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। राजनीतिक गलियारों में ये बात साफ हो गई है कि एलजेपीआर ने पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए एक बैकडोर एंट्री का रास्ता जरूर खोला है। ये पूरी रणनीति हमें सीधे 2020 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाती है, जब बीजेपी के कई दिग्गज नेता एलजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर गए। इस बार भी एलजेपीआर की कई सीटों पर बीजेपी के नेता या हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन किए हुए नेता चुनावी जंग लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वो प्रमुख सीटें जहां एलजेपीआर का टिकट बीजेपी के नेताओं के लिए सेटिंग गेट अब बन चुका है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन रणनीतिक रूप से उन्हें एलजेपीआर के खाते में डाला गया, पर उम्मीदवार बीजेपी का ही रहा है। जैसे कि बख्तियारपुर से अरुण कुमार, बीजेपी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन सीट लोजपा को मिली। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी के टिकट के इच्छुक अरुण कुमार लोजपा आर से उम्मीदवार बन गए, यानी चिराग की पार्टी से। दूसरा नाम है मनेर सीट का, जहां से जितेंद्र यादव, ये सीट भी बीजेपी के रडार पर थी। जब ये एलजेपीआर को मिली तो बीजेपी से बख्तियारपुर लड़ने के इच्छुक जितेंद्र यादव को मनेर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा गया। कुछ सीटों पर तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो हाल तक बीजेपी का हिस्सा थे, लेकिन अब एलजेपीआर की नई पहचान के साथ मैदान में हैं। बोझा से बेबी कुमारी, 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने बेबी कुमारी को उतारा, पर वो हार गई और इस बार वही बेबी कुमारी एलजेपीआर के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही है। ये सब कुछ दिखाता है कि बीजेपी अपने पुराने विश्वसनीय चेहरे को एक नए मोर्चे से मौका दे रही है। चेनारी से हैं मुरारी प्रसाद गौतम। 2020 में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले मुरारी प्रसाद गौतम हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया। उन्होंने बीजेपी ने तुरंत उन्हें एलजेपीआर की उम्मीदवारी से चेनारी के मैदान में उतार दिया। टिकट वितरण का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये कि जहां बीजेपी ने अपने सहयोगी दल जेडीयू की सीट लेकर उसे एलजेपीआर को सौंप दिया और उम्मीदवार अपना दे दिया। परबत्ता से बाबूलाल शौर्य हैं, ये जो सीट है वो जेडीयू की थी। बीजेपी ने इस सीट पर जेडीयू से ये सीट ले ली और एलजेपीआर को दे दिया और उम्मीदवार के रूप में अपने बाबूलाल शौर्य को सेट कर दिया। बेलसंड से अमित कुमार हैं,
ये सीट भी जेडीयू के खाते में थी, जिसे बीजेपी ने लेकर के एलजेपीआर को दे दिया और उम्मीदवार के रूप में अपने पार्टी के अमित कुमार को यहां से खड़ा कर दिया। बीजेपी उन सीटों पर भी ये रणनीति अपना रही है जहां वो आरजेडी को सीधे टक्कर देना चाहती है, जैसे कि रजौली से विमल राजवंशी। 2020 में यहां बीजेपी हारी और इस बार बीजेपी रजौली से विमल राजवंशी को आजमाना चाहती थी। सीट एलजेपीआर को गई और उम्मीदवार विमल राजवंशी ही बने रहे। बोधगया से श्यामदेव पासवान, यहां भी आरजेडी ने जीत दर्ज की। बीजेपी अपने संभावित उम्मीदवार श्यामदेव पासवान को एलजेपीआर के टिकट पर मैदान में उतारकर सीधे आरजेडी के मजबूत गढ़ को चुनौती दे रही है।